दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री की अवधारणा। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे कि जो प्राचीन काल से अब तक प्रत्येक शिक्षक का यह प्रयास रहा है कि वह कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करे जिससे छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो सके। यानी कुछ न कुछ प्रयास ऐसा रहे कि विद्यार्थी के विषय वस्तु की ओर ध्यान दे सके तथा आसानी से विषय वस्तु को ग्रहण कर सके। इसके लिए अनेक विधियों तथा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग अध्यापक करता है। यानी वो कैसे भी करके वो विद्यार्थी उसको शिक्षण जो सामग्री उसको याद कर सके, इसका वो प्रयास करता है। शिक्षण सहायक सामग्री मौखिक भी हो सकती है और दृश्य श्रव्य भी। ठीक है, यानी आप मुंह से भी बता सकते हैं और देखने और सुनने योग्य भी हो सकती है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है शिक्षण पर तभी अच्छा होता है जब जो शिक्षक है इसका जो उपयोग है प्रभावशालीता से करे। अब जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका जो अर्थ देखते हैं। विषय विस्तृत अर्थ में वह सभी कुछ जो एक अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण को सुगम, सहज एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए तथा एक विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी अध्यापक तो पढ़ाने के लिए प्रयोग करेगा और विद्यार्थी सीखने के लिए प्रयोग में लाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रयोग है मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता बल्कि मानसिक क्रिया में वृद्धि के लिए किया जाता है। कई तो लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या मनोरंजन के लिए ही बना है, ऐसा नहीं। बच्चों को केवल उसको जो अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो याद हो जाए आसानी से, इसलिए इसका उपयोग किया। इसका जो उपयोग और जो महत्व है वो देख लेते हैं। उपयोगिता एवं महत्व, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। इसमें देखिए विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति, यानी जितने भी जो आँख नाक कान है उनसे क्या है कि विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है। यानी वो देख भी पाता है, सुन भी पाता है और बोल भी पाता है। विषय वस्तु की जो स्पष्टता है वो भी अच्छी तरह हो जाती है। यानी वो कोई चित्रों के द्वारा या फिर ग्राफ और जो वीडियो है उनसे अच्छी तरह उसके विद्यार्थी की सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्थायी एवं प्रभावपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, यानी हम देखकर जो चीज़ याद नहीं कर पाते, अगर हम देखें और सुने दोनों क्रिया साथ करते हैं तो वो जो विषय वस्तु है हमें याद हो ही जाती है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी बिल्कुल आसान जो सिद्धांत होते हैं उनका और जो फॉर्मूले हैं पढ़ाने के, शिक्षण जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें समय और परिश्रम की बचत हो जाती है। यानी आपका समय बच जाता है काफ़ी। वो कुछ आपको अगर लिखना या आप जैसे पढ़ाते हैं तो काफ़ी समय आपको पाठ बनाने में ही लग जाता है। वो जो समय है इलेक्ट्रॉनिक्स जो विधियाँ हैं उनमें नहीं लगती। यानी आपको वीडियो बनाए मिल जाएगा, आप उससे बच्चों को पढ़ा देते हैं तो उससे आपका समय बच जाता है। कक्षा के वातावरण को सरल व सजीव बनाना, यानी को सरल एवं सजीव बनाना। यानी जो कक्षा का जो वातावरण है वो क्या है, सरल हो जाता है और सजीव हो जाता है। यानी बिल्कुल लाइव हो जाते हैं। कई बार जो आप बच्चों को अगर आप किसी किले का मॉडल बना के बताओगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो किला हमारे सामने ही है। यानी वो एक तरह से सजीव हो जाता है वो किला भी बच्चों के लिए। फिर सातवां देखिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का सर्वोत्तम विकल्प। यानी कई बार क्या होता है विद्यार्थियों को जो कोई स्थल होता है प्राचीन स्थल उसको दिखाने के लिए ले जाए तो वहाँ पर बच्चे खुद जाके देख लेते हैं या फिर किसी मेले में ले जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से वो चीज़ सीख लेते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो भ्रमण जो विधि है शिक्षण विधि उसके द्वारा मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक, यानी बच्चों पर मानसिक जो विकास होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है इन शिक्षण जो टीचिंग एड है उनके प्रयोग से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संतुष्टि में सहायक, यानी जो कई बच्चे अलग अलग विभिन्नताओं लिए होते हैं, कोई होशियार होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई चित्रकला का अच्छा जानकार होता है, कोई जो गणित में होशियार होता है, तो उसके अनुसार सारी जो विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार विद्यार्थियों का समायोजन हो जाता है। फिर देखिए 10वां है विशिष्ट विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक, यानी जो विशेष विद्यार्थी होते हैं या तो होशियार होते हैं या कमज़ोर होते हैं या फिर जो आप मानते हैं जिनको जो विशेष योग्यजन जो विद्यार्थी हैं जो नहीं सुन पाते देख नहीं पाते उनके लिए भी क्या सहायक होते हैं, क्योंकि जो वीडियो होते हैं और जो ऑडियो होते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं। फिर अनुशासनहीनता की समस्या के हल में सहायक, यानी बच्चे क्या अगर आप पढ़ाते हो तो शोर करते हैं तो अगर ऑडियो वीडियो या फिर जो OHP शीट्स या फिर जो शिक्षण सामग्री का आप प्रयोग करते हो सहायक सामग्री, इससे क्या वो अनुशासन अपने आप ही बनाते हैं और अनुशासन में रहकर ही पढ़ते हैं। फिर 12वां नवीन शिक्षण विधियों तथा तकनीकों
के उचित प्रयोग में सहायक, यानी जो नवीन शिक्षण विधियां हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके अंदर जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वर्तमान समय की उपयोगी सिद्ध होती है। फिर है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी जो उद्देश्य है हमारे ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उनकी जो प्राप्ति भी है वो आसानी से इनके प्रयोग से ही हो पाती है। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण है वो देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व में हमने देखा कि जो भी शाब्दिक अथवा अशाब्दिक साधन शिक्षण के कार्य में विषय वस्तु को छात्र को समझाने में सहायता करते हैं, वही शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कैसे भी करके बच्चों को समझ में आ जाए, याद आ जाए, वही क्या हो गई शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इस प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी जो सहायक साधन है टीचिंग के, उनको 3 भागों में बांटा है। पहले मुख्य तौर पर पहला है मौखिक साधन, दूसरा दृश्य श्रव्य यानी जिसको देख सके और सुन सके, और तीसरा है क्रियात्मक। जो पहला है मौखिक साधन, उसमें दृष्टांत, यानी दृष्टांत के अंतर्गत आपके लघु कथा, एक छोटी सी कथा, अंतर कथा, यानी उस एक कथा के अंदर छोटी कथा, उपमा या कोई तुलना, वो शामिल है। फिर है प्रश्नोत्तर में देखो प्रश्न भी किया जाता है और उत्तर भी दिए जाते हैं। जो प्रश्नोत्तर विधि है आपकी अरस्तु की देन है। फिर है दृश्य श्रव्य साधन में देखो दृश्य यानी जिसको आप देख सकते, जैसे चित्र हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। श्रव्य में आपका रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। दृश्य श्रव्य में जो कंप्यूटर आपका मोबाइल हो गया आज का ज़माने का, और टीवी हो गया, ये सब शामिल है। क्रियात्मक में जो आप बच्चे कोई क्रियाविधि करके सीखते हैं, जैसे कोई भ्रमण हो गया, किसी मेले में जाना, वो सब इसमें शामिल है। जो सबसे पहला है मौखिक साधन में पहला है दृष्टांत या उदाहरण, इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल। देखो शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग छात्रों को ज्ञान का स्पष्टीकरण कराने तथा भावों को हृदयंगम कराने में होता है। जितने अच्छे प्रकार से दृष्टांत का शिक्षण में प्रयोग होता है, उतनी ही सफलतापूर्वक बालक को पाठ समझ में आ ही जाता है। यानी जितने अच्छे आप उदाहरण प्रयोग में लोगे, दृष्टांत प्रयोग में लोगे, पाठ जल्दी से समझ में आ जाता है। यानी दृष्टांत में लघु कथा, अंतरकथा, उपमा, उपमेय, तुलना इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टांत का उपयोग व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बालक को पाठ को समझने में महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। उस समय उदाहरण का उपयोग बालक की कठिनाई का हल कर दिया। यानी आप कोई कहानी सुनाकर बच्चों को गणेश जी के बारे में बता सकते हैं कि उनकी जो लंबी सूंड है क्यों हुई है, तो ये सब आप कहानी के द्वारा ही बता सकते हैं। फिर अगला देखिए, दूसरा है मौखिक के अंदर प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, यानी प्रश्न भी और उत्तर भी। प्रश्नोत्तर शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। उचित प्रश्न पूछना और उसका उत्तर छात्रों से प्राप्त करना शिक्षण का की कुशलता का परिचय है। यानी बच्चों को प्रश्न ऐसे पूछे कि जो उनके काम आए, तो जल्दी से वो आसानी से उसको समझे और उत्तर सही दे पाए। पाठ की प्रस्तावना, विकास, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन आदि सभी प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है। आप लेसन प्लान बनाते हो, उसमें आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हो, विकासात्मक प्रश्न पूछते हो, पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछते हो और मूल्यांकन प्रश्न भी करते हैं। प्रश्न पूछना तथा उत्तर देना क्या है, ध्रुवीय क्रिया है। यानी दो जिसके ध्रुव हो गए, यानी एक तो अध्यापक, एक आप खुद, यानी जो विद्यार्थी। अध्यापक छात्रों से प्रश्न करता है तथा छात्र भी अपनी समस्या का समाधान के लिए छात्र अध्यापक से प्रश्न कर सकते हैं। जो पहला है आपका दृश्य साधन, विजुअल एड, ये 2 प्रकार के हैं। पहला है प्रक्षेपी साधन, प्रोजेक्ट एड्स, दूसरा है अप्रक्षेपी साधन, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स। इसमें देखो दृश्य साधन यानी सबसे पतला जो आप आंखों से देख सकते हो, यानी दृश्य का शाब्दिक अर्थ है जिसे आंखों से देखा जा सके। अतः ऐसे सभी साधन जिनमें देखकर बालक पाठ को सरलतापूर्वक समझ ले, दृश्य साधन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रक्षेपी, ठीक है, प्रोजेक्टिव एड। इनका प्रयोग किसी चित्र या प्रक्रिया को पर्दे पर चित्र के रूप में दिखाए जाने के लिए किया जाता है। इसमें जो स्लाइड, फिल्म पट्टी, फोटोग्राफिक फिल्म, मूक, चलचित्र आते हैं। यानी एक जो पुराने जमाने में जो फिल्म प्रयोग में ली जाती थी वो, और जो स्लाइड होती है वो उसमें प्रयोग में ली जाती है। दूसरा है अप्रक्षेपी साधन, नॉन प्रोजेक्टिव एड्स। ये वे उपकरण हैं जिन पर अंकित लिखाई, चित्र या आकृतियों के माध्यम से बिना प्रक्षेपण के भी इनको ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। इनमें श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड,
फ्लैनल बोर्ड, चार्ट चित्र, रेखा चित्र, छायाचित्र, मानचित्र, ग्लोब, समय रेखा, कार्टून, पोस्टर, मॉडल, नमूने आदि आते हैं। इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यानी इसमें तो क्या है, एक तो प्रक्षेपी, उसमें तो स्लाइड फिल्म होती, इसमें क्या है वास्तविक रूप में हमें जो दिखाई देता है अप्रक्षेपी साधन में आते हैं। यानी जो विजुअल, एक तो काल्पनिक रूप में हमें थोड़ा सा वैसा रहता है कि हाँ भाई ये ऐसी चीज प्रक्षेप की जाती है रोशनी के द्वारा, ठीक है, और जो बिना रोशनी के की जाएंगी वो अप्रक्षेपी हो जाएंगी, और जो प्रक्षेपी यानी जिसमें रोशनी का प्रयोग किया जाता है और पर्दे का प्रयोग किया जाता है। फिर बी जो आपका दूसरा है दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपलब्ध परिस्थितियों, साधनों एवं जो विषय संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। वो देखिए, देखो एक तो आप देख सकते हो इनको, एक देख और सुन सकते हो। श्रव्य साधन इसमें ऑडियो एड्स, यानी जिसको केवल आप सुन ही सकते हो, है ना, ठीक है, देख नहीं सकते। दृश्य की भांति श्रव्य का अर्थ है जिसे सुने जा सके। श्रवण का कार्य श्रवणेंद्रिय द्वारा संपन्न होता है, यानी हमारे जो कान है वही हमारी श्रवण इंद्रिया है। इसलिए वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक को सरलता एवं शीघ्रता से विद्यार्थी सीख सके वो क्या है, श्रव्य साधन कहलाते हैं। इनमें ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन का ही चित्र है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि सम्मिलित होते हैं, जिनको आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर देखिए तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड। इसके अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनमें बालकों की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ हो, यानी वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टेलीविजन का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें टेलीविजन, वीडियो शिक्षण जो मशीनें होती हैं, कंप्यूटर, कठपुतली का प्रदर्शन आदि सम्मिलित है। क्रियात्मक साधन, एक्टिविटी एड्स। इसमें देखिए इन साधनों के प्रयोग से मात्र देखने सुनने के अतिरिक्त स्वयं करके सीखने का अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें नाटक, कवि सम्मेलन, अभिनय, संग्रहालय, मेले, प्रदर्शनियां तथा भ्रमण एवं पर्यटन आदि का आयोजन होता है। विभिन्न सामुदायिक साधनों एवं स्रोतों का प्रयोग आदि सम्मिलित होता है, यानी विद्यार्थी खुद जाकर क्रिया करते हैं और उसके बारे में सीख जाते हैं। अब उपरोक्त सभी जो शिक्षण सामग्री है, सहायक सामग्री का विस्तार से वर्णन किया जाएगा अगले स्लाइड में, ठीक है। ये चित्र है कवि सम्मेलन का। पहला है आपका प्रक्षेपी साधन, ठीक है, प्रोजेक्टिव एड, यानी जिनको आप देख सकते हैं परंतु वो क्या है, किसी फिल्म या जो रोशनी से पर्दे पर प्रदर्शित किए जाते हैं। ये देखिए एपिडाइस्कोप या तथा प्रोजेक्टर। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर, स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट। देखो ये जो बीच वाले जो चित्र है उसमें फिल्में हैं आपके, ठीक है। ये वो स्ट्रिप प्रोजेक्टर साइड में रखा है जो लोहे का बॉक्स बना है, ठीक है। इसके नीचे दो वो लगा देंगे, हम दो चित्र एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो उल्टे हाथ की तरफ है वो आपका क्या है, शिरोपरी प्रोजेक्ट, यानी जिसे OHP शीट बोलते हैं, या अपारदर्शी जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रयोग में लाया जाता है। दृश्यात्मक सामग्री को बड़े पर्दे में दिखाया जाता है। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्ट में केवल पारदर्शी पदार्थ को ही पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, जबकि स्पीडाइस्कोप तथा अपारदर्शी प्रोजेक्ट में चित्रग्राफ, मानचित्र, रेखा कृतियों, मुद्रित तथा हस्तलिखित सहायता के बिना स्लाइड बनाए पर्दे पर दिखाई जा सकते हैं। यानी इससे क्या होता है, जो रोशनी होती है वो चित्र से निकलती है, ठीक है। जो पारदर्शी होते हैं उनमें तो केवल जो चित्र है उसको पारदर्शक दिखाते हैं, और जो अपारदर्शक होते हैं उसके अंदर जो चित्र रंगीन दिखाई दे जाता है। इस प्रकार के मॉडल नमूने वास्तविक पदार्थों को भी पर्दे पर दिखाया जा सकता है। यानी जो भी आपके पास मॉडल है उनको भी, और जो नमूने हैं बच्चों को वास्तव में हम दिखा सकते हैं। वास्तविक पदार्थों में सिक्के, पनडुब्बियां, दस्तावेज, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी जो सिक्के हैं, प्राचीन सिक्के, अब सोने के सिक्के कहाँ से लाओगे, तो उसके जो चित्र है हम प्रक्षेपण द्वारा दिखा सकते हैं, ठीक है। पनडुब्बियों बाजू पानी की हम कहाँ से लाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी पनडुब्बी पानी से, तो हम यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। इस चित्र में देखिए जो प्रोजेक्टर है और ये जो मशीन है उससे जो रोशनी निकलेगी, और वो PPT के माध्यम से इसमें विद्यार्थी वर्तमान में पढ़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जो दृश्य साधन है जिसमें प्रक्षेपी साधन है वो देखिए, पहला है श्यामपट्ट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। विजुअल एड्स ही है ये भी। इसका जो प्रयोग है, पाठ को प्रस्तावित
करने से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन तथा गृह कार्य देने में प्रभावशाली प्रयोग किया जाता है, परंतु यह तभी संभव है जब इसका समुचित उपयोग शिक्षक द्वारा अध्यापन में किया जाए। इन वर्तमान समय में क्या है, इसका उपयोग कम ही करते हैं। आजकल जो व्हाइट बोर्ड आ गया है, ठीक है, सब उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो डस्ट है उससे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी वो भी होती है। ठीक है, जो आप प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, पाठ का प्रस्तुत विकासात्मक जो प्रश्न करते हैं, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, मूल्यांकन संबंधित जो कार्य है, गृह कार्य देना है, वो सब श्यामपट्ट के द्वारा ही किया जाता है। फिर है दूसरा बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड है, इनका जो प्रयोग है कक्षा के बाहर विद्यार्थियों की सूचना के लिए विभिन्न प्रकार की लिखित, चित्रात्मक और मुद्रित सामग्री को भलीभांति प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। यह लकड़ी के फ्रेम में सॉफ्टवुड या कॉक मटेरियल आदि शीट लगाकर बनाया जाता है, जिससे पिन आसानी से गाड़े जा सके। सुरक्षा के लिए शीशे या जाली युक्त फ्रेम लगाकर ताले का प्रबंध कर दिया जाता है। यानी जो विद्यार्थियों का जो कमरा है उसके अंदर भी ये बनाया जा सकता है, और कमरे के बाहर का जो दरवाजा उसकी दीवार पर भी बनाया जाता है। और ये लकड़ी के फ्रेम में सॉफ्टवुड या कॉक की जो मटेरियल वो लगाते हैं, इसमें पिन आराम से, ये जो चित्र दिख रहा है उसमें दिख रहा है, पिन लगाकर जो चित्र या चार्ट है वो लगाए गए हैं, सूचना दी गई है बच्चों को। और इसको जो कांच का फ्रेम है उसमें लगाते हैं, या फिर जाली का लोहे की उसका भी जो लॉक है लगा दिया जाता है। इस पर वास्तविक पदार्थ के नमूने, क्रियाओं के मॉडल, चिट, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, कार्टून, पोस्टर, समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं में मुद्रित महत्वपूर्ण खबरों की कतरने, सामुदायिक क्रियाओं, शिक्षण तथा जो शैक्षिक तथा रुचिकर क्रियाओं आदि के आयोजन संबंधी विभिन्न प्रकार के चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कुल मिला के यह है कि ये काफी सहयोगी है विद्यार्थियों के लिए। तीसरा है फ्लैनल बोर्ड। ये जो फ्लैनल बोर्ड होता है, इसमें देखो ये चित्र है, या तो ये चुंबक का होता है, या फिर उसके ऊपर जो चित्र है वो भी क्या लोहे के होते हैं, वो चिपकाए जाते हैं, या फिर गोंद से या गम से, या फिर कोई भी अगर स्थान है तो उनको अलग अलग जो वास्तविक बच्चे जिसको हाथ लगा सकते हैं उसका उसी का बना होता है। देखो ये लकड़ी या प्लाईवुड का बोर्ड होता है, जिस पर फ्लैनल बोर्ड का कपड़ा लगा होता है, जिसमें ऊन के रेशे होते हैं जो खुदरे होते हैं, इसी कारण किसी अन्य खुदरे वाले तल वाले टुकड़े से मिला जाता है। दोनों टुकड़े चिपक जाते हैं, चिपकने वाले टुकड़े पर लिखा होता है अथवा चित्र बनाया जाता है। इस पर विषय वस्तु से संबंधित नियम, परिभाषा, सिद्धांत, चित्र, ग्राफ आदि फ्लैश कार्ड के रूप में लिखकर चिपका दिया जाता है। इस प्रकार की विषय वस्तु आसानी से छात्र के सामने प्रेषित की जा सकती है। इस चित्र में दिख रहा है, देखो जो जमीन के जो जानवर है वो अलग है और पानी के जानवर अलग किए गए। वर्तमान में इसमें चुंबक का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है, और ये कपड़े का प्रयोग भी मान्य है। अब देखो चौथा है आपका वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट, जो आप वास्तव में जिनको छूकर देख सकते हो। अधिगम अनुभव प्रदान करने में प्रत्यक्ष अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। भ्रमण तथा संग्रहालय आदि इसी आवश्यकता की पूर्ति के साधन है। कक्षा में पढ़ाते समय भी वास्तविक पदार्थ को प्रदर्शन उपयोगी होता है। विभिन्न प्रकार के डाक टिकट, मूर्तियां, छोटी छोटी शीशियों में रखे गए विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे दाल, अनाज, मिट्टी के नमूने, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए सामाजिक अध्ययन में डाक टिकट, सिक्के एवं मूर्ति का उपयोग किया जा सकता है। यानी डाक टिकट आप विद्यार्थियों को दिखाओगे वास्तव में, और जो सिक्के लाकर दिखाओगे तो ये क्या हो गए, वास्तविक पदार्थ हो गए, मिट्टी हो गई, ठीक है, दाल हो गई, अनाज हो गई। डाक टिकटों पर जारी करने का समय जिस घटना या महापुरुष के लिए जारी किया जाता है उनकी क्या होती है, जन्म और मृत्यु तिथि अंकित होती है, जिससे विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी मिलती है। चित्र है अगला आपका पांचवा। इसमें देखिए जो महाराणा प्रताप के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो तो महाराणा प्रताप का चित्र आप बच्चों को बताओगे तो उनके बारे में शारीरिक जो बनावट को देखकर उनकी वीरता के बारे में अपने आप ही समझ जाएंगे। वस्तुओं तथा घटनाओं के प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में चित्र एक सुलभ तथा एवं सस्ता साधन होता है। इससे हर प्रकार की विषय वस्तु को स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण तथा बोधगम्य बनाया जा सकता है। जैसे इतिहास पढ़ाते समय अशोक, अकबर, झांसी की रानी तथा शिवाजी का चित्र प्रस्तुत कर उनकी वेशभूषा, व्यक्तित्व और उनके कार्यों का सजीव वर्णन विद्यार्थियों के सामने रखा जा सकता है, ठीक है। यानी कोई भी अगर अकबर का चित्र देखेगा या अशोक का देखेगा, झांसी की रानी का देखेगा तो उनको वेशभूषा से ही उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितने वीर थे, कैसे वो कार्य करते थे।
इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का शिक्षक उचित चित्रों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी तथा सुस्पष्ट कर सकता है। चित्रों का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चित्र समय स्थान तथा सरल है, यानी चित्र क्या हो, आसान हो लाने ले जाने में, और वो बच्चों को दिखाए जाने योग्य होना चाहिए। चित्र दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और चल चित्र, यानी एक स्थिर एक आपने दिखा दिया है। दूसरा क्या हो गया, चित्र क्या है, चलता गतिविधि, ऐसी कोई फिल्म हो सकती है। फिर देखिए छठा है ग्राफ। इसका प्रयोग अधिकतर एक चित्र सूचनाओं, सर्वेक्षण परिणामों और संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों को ठीक प्रकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें रेखा चित्र, दंड चित्र, वृत्त चित्र, चित्रात्मक ग्राफ आदि सम्मिलित हो, यानी कोई भी जानकारी है उसको आसानी समझाने के लिए हम इन सब ग्राफों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी इनको देखते ही समझ जाते हैं क्या चीज घट रही है, क्या बढ़ रही है, कौन सी चीज लाभ में है, कहीं पर क्या हानि है, यानी वो आसानी से जो ग्राफ है उससे जो भी सर्वेक्षण के जो परिणाम है विद्यार्थी समझ में आ जाते हैं। फिर सातवां देखिए समय रेखा। समय रेखा एक प्रकार से ऐसे ग्राफ का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सरल रेखाओं के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के तारतम्य, घटने का समय तथा अंतराल को आसानी से समझाया जा सकता है। एक तरह की क्या होगी, टाइमलाइन हो गई, जो एक तरह से आपकी जो स्केल होती है उसकी जैसे होती है। इसमें देखिए उदाहरण देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनकी समय रेखा दी गई है। 1950 उधर, 1940 यानी 1930, 1920, 1910, 1900 और 1890, 10 साल का अंतराल दिया है। उसके अंदर 10 लाइनें ली गई हैं। इधर की तरफ सीधे हाथ की तरफ देखिए, 1947 भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। फिर इसके नीचे चलते हैं, 1927 में साइमन कमीशन आया, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, 1919 में जो बहुत ही दुखदायी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर 1905 में बंगाल का जो विभाजन किया, बंग विभाजन हुआ था, और 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। इससे आज बच्चे आसानी से सारे सन याद कर सकते हैं। 8वां है चार्ट। देखो चार्ट चित्र दिख रहा है, उसमें जो रंग है वो दिखाए गए हैं और उसकी जो उदाहरण वो भी दिए गए, इससे बच्चे आसानी से रंगों को पहचान पाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चार्टों का बहुत महत्व है। ये चार्ट बने बने बाजार में भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनका निर्माण भी आप कर सकते हैं। चार्ट वृक्ष की आकृति वाले समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, तालिका चार्ट, समस्या चार्ट तथा चित्रात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिससे आप जैसा आप चाहे वैसे इनको बना सकते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य देने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप लेसन प्लान बनाते हो, उसमें प्रस्तावना प्रश्न भी इनसे कर सकते हो, विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हो, और जो पुनरावृत्ति प्रश्न भी इनसे, और मूल्यांकन जो गृह कार्य है वो भी आप इनको चार्ट बनाने के लिए विद्यार्थी को दे सकते हैं। फिर अगला मानचित्र मैप। इसका जो प्रयोग है सामाजिक अध्ययन में उन बिंदुओं के अध्ययन में किया जाता है जिनका संबंध पृथ्वी के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों से होता है। जैसे कोई घटना पृथ्वी के किसी भाग में घटित हुई या कोई वस्तु विश्व के किस स्थान पर मिलती है इत्यादि को मानचित्र की सहायता से पढ़ाया जा सकता है। यानी कौन सी चीज कहाँ पर है विश्व के अंदर, वो हम केवल मानचित्र के माध्यम से ही बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अब ये तुम्हारे पड़ोस में, या ऐसा नहीं, मानचित्र में दिखाओगे तो ही उनके समझ में आएगा। मानचित्र प्राकृतिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में आपको पता है जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो बताते हैं, राजनीतिक में जो सीमाएं हैं राजनीतिक देशों की, राज्यों की, जिलों की, वो दर्शाते हैं। 10वां देखो, 10वां है ग्लोब्स है ना। मानचित्र की सहायता से हम पृथ्वी और उसके भागों की स्थिति से परिचित होने का प्रयत्न अवश्य करते हैं, परंतु इससे पृथ्वी की वास्तविक स्वरूप का आभास नहीं होता। यानी विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि पृथ्वी क्या है, चपटी है। ग्लोब द्वारा यह कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से हम कर सकते हैं। ग्लोब एक प्रकार से प्रकृति के जो पृथ्वी है, पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला मॉडल है। ग्लोब भौतिक, तथा राजनीतिक दोनों, तथा खाका ग्लोब, आउटलाइन ग्लोब यानी जिसमें केवल लाइनें खींची होती हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इनका आवश्यकता अनुसार सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्लोब से ऐसा लगे हाँ वास्तविक पृथ्वी क्या है, गोल है, और हमारे जो भारत की स्थिति और विश्व की जो अन्य देशों की स्थिति आराम से हमें समझ में आ जाती है। जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं जो और साथ में ही जो आपकी जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आती है वो भी समझ में विद्यार्थियों के आ जाती है।
11वां है आरेख या रेखा चित्र, डायग्राम्स होते हैं। जैसे चित्र में देखो क्रिकेट खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, और उनमें कुछ विद्यार्थी भी शामिल है, जो क्रिकेट खिलाड़ी भी है, टेनिस के भी है, और कुछ क्या है केवल क्रिकेट के हैं, कुछ टेनिस के हैं, और कुछ विद्यार्थी किसी में भी नहीं है। ठीक है, प्रशंसक है भाई। फिर आरेख या रेखा चित्र में देखो, ये रेखाओं तथा प्रतीकों के माध्यम से बनाई हुई ऐसी आकृतियां होती है जिन जो अपने चित्र या संकेतात्मक भाषा द्वारा विषय वस्तु के अभिव्यक्ति में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। यानी ये जो चित्र बनाया आप समझ जाओगे कि कौन किसका प्रशंसक है या नहीं है, या दोनों मिक्स में है। इनके प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक है इनमें प्रयुक्त संकेतात्मक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को ठीक से समझ में आ सके तथा वे इसके माध्यम से संबंधित विषय भली भांति समझ सके। परंतु रेखा चित्र में बने आकार किस बात की ओर संकेत करते हैं, इनका प्रारंभिक ज्ञान विद्यार्थी को आप पहले से समझाए तो ही वो इसको समझ पाएंगे। फिर है 12वां देखिए व्यंग चित्र, कार्टून। व्यंग चित्र ऐसी सामग्री है जो व्यंग के माध्यम से जीवन की कठोर जो वास्तविक समस्या है उनको हल करने को प्रभावशाली ढंग से सामने रखने में सक्षम होती है। इनका जो प्रयोग है लाना अधिक खर्चीला भी नहीं होता है, क्योंकि आसानी से अखबारों एवं पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त किए जाते हैं। छात्रों की सहायता से इन्हें बनवाया भी जा सकते हैं। जैसे कोई महंगाई के बारे में देखो कैसे बता रखा है, चीनी कम है, दूध कम है, चाय में निकला क्या महंगाई का बम। ठीक है, वो आपके वित्त मंत्री उनको बता रहे हैं, ये पुराना चित्र है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो बच्चों से भी बनवा सकता है, और जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भी आराम से मिल जाते हैं। बच्चों के आसानी से वो चीज समझ में आ जाती है कि महंगाई क्या चीज है। 13वां है पोस्टर या पोस्टर्स। देखो पोस्टरों में वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं से संबंधित ऐसी चित्रात्मक अभिव्यक्ति होती है जो किसी विशेष संदेश या अपील को समाज या अपने जो दर्शकों के सामने बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से रखने की क्षमता रखती है। सामाजिक अध्ययन में पाठों को प्रस्तावित करने, प्रस्तुतिकरण के समय महत्वपूर्ण विचार, घटना या प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित हेतु विषय वस्तु की समवाय दैनिक जीवन तथा अन्य विषयों के साथ संबंध करने तथा भावनात्मक पक्षों से संबंधित व्यवहार परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी जल संकट का जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इससे जो विद्यार्थियों में बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि जल क्या है, उसका संकट है, तो हमें उसको बचाना होगा। अगर भूजल का दोहन इस प्रकार चलता रहा तो आगे आपसी झगड़े पानी के लेकर ही होंगे। ऐसे कहते हैं जो अगला तो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। यानी पोस्टर से विद्यार्थियों को ये समझ में आ जाएगा। 14वां है आपका मॉडल या प्रतिमान या मॉडल्स। ठीक है, जब वास्तविक पदार्थों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखा पाना संभव नहीं होता, उस अवस्था में ऐसा विकल्प छात्रों के सामने रखा जाता है। वास्तविक वस्तु न होते हुए भी वास्तविक वस्तु की प्रतीक जो कृति होती है, ठीक है, एक तरह का उसका ही छोटा रूप तथा उसकी क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति सर्वोत्तम ढंग से की जा सके। यानी उसका एक छोटा सा रूप हम बनाकर विद्यार्थियों के सामने रख देते हैं। जैसे कोई किला है, किले का एक छोटा रूप बनाकर विद्यार्थियों के सामने रख दिया गया। सामाजिक अध्ययन में मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है। देखो कैसा है। पहला, जब वास्तविक वस्तु का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो तो हम उसको बड़ा बना के समझा सकते हैं। जब वास्तविक वस्तु का आकार इतना बड़ा हो कि वो कक्षा में लाना संभव नहीं हो, जैसे कोई किला हो गया, कुतुब मीनार हो गई, तो वो हम केवल उसका मॉडल बना के ही बच्चों को बता सकते हैं। जब वास्तविक वस्तु वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो, यानी कोई चीज पुरानी हो, अब उपलब्ध नहीं है, समाप्त हो चुकी है, तो हम उसका मॉडल हम बना सकते हैं, चित्र को वास्तविक रूप में बना सकते हैं। फिर देखिए, वास्तविक वस्तु काल्पनिक हो अथवा देख पाना संभव नहीं हो, जैसे ताजमहल, बांध, पनडुब्बियां, टैंक्स, इनको कि हम क्लास में ला नहीं सकते, बच्चों को दिखा भी नहीं सकते, तो हम क्या करें, इसका मॉडल ही बच्चों को बता देते हैं। जबकि विभिन्न क्रियाओं को प्रदर्शित करना हो, जैसे दिन रात का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको हम गेंद बॉल्स की सहायता से कक्षा में मॉडल की सहायता से समझा सकते हैं, किन्ने की अंतरिक्ष में ले जाकर। देखो फ्लैश कार्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, जो विद्यार्थी है फ्लैश कार्ड से, या तो इसमें जो चित्र में देख रहे हो आप, मोर मोरनी है, ठीक है, लिंग परिवर्तन, लड़का लड़की है, दादा दादी है, वैसे जो प्रयोग बच्चों को वास्तव में सिखाया जा सकता है। यानी फ्लैश कार्ड वास्तव में बहुत उपयोगी साधन है और ये कक्षा में हर चरण में उपयोगी हो सकते हैं। ये शब्दावली बताने में, अभ्यास कराने में, पुनरावृत्ति करने का एक शानदार तरीका। यानी चित्र देखकर वो विद्यार्थी उसको वस्तु को पहचान जाता है। ठीक है, जब छात्र कक्षा में उपयोग की जाने वाली गतिविधि से परिचित हो जाता है तो उन्हें छोटे छोटे समूह में उपयोग करने के लिए शुरुआती फिनिशरों को दिया जा सकता है। यानी उनको
अपनी जो क्रियाविधि है सीखने के लिए उनको हम दे सकते हैं। मुझे कभी कभी छात्रों को अपने मिनी फ्लैश कार्ड को अपने सेट बनाने के लिए मिलता है, जो कि माता पिता और भाई बहनों के साथ खेलने के लिए घर ले जा सकते हैं। यानी जो विद्यार्थी कई बार ये भी बताते हैं कि हमें फ्लैश कार्ड घर के लिए भी मिल जाते हैं, जो हम अपने घर पे मम्मी पापा और भाई बहन है उनको हम दिखाते हैं और उनको भी सिखा देते हैं। अब देखिए जो दृश्य श्रव्य साधन है, ठीक है, उसमें जो हमने दृश्य वाले पढ़ लिए, अब श्रव्य साधन है जिनको हम सुन सकते हैं, ऑडियो एड्स देखी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए जो श्रव्य साधनों के रूप में रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। देखो पहला है रेडियो। रेडियो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्राप्ति का अमूल्य साधन है। प्रथम सामान्य प्रसारण, जनरल ब्रॉडकास्ट, द्वितीय विशेष प्रसारण। यानी सामान्य प्रसारण में देखिए, सामान्य प्रसारण में किसी विषय विशेष से संबंधित ज्ञान प्रदान करने हेतु औपचारिक रूप से प्रसारण नहीं होता, परंतु उनसे विषय संबंधित शैक्षणिक लाभ अवश्य होता है। विभिन्न स्तरों के समाचार, वार्ताएं, भाषण, संगीत एवं साहित्यिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक रुचि के कार्यक्रम इस सामान्य प्रसारण में आते हैं। विशेष प्रसारण जो प्रसारण है रेडियो के, उनमें विशेषज्ञों की सहायता से प्रसारित किए जाते हैं। इनमें निश्चित क्रम से व्यवस्थित किए हुए विषय विशेष के पाठ होते हैं, जिन्हें दूर दूर जो विद्यार्थी रहते हैं बैठे छात्र सुनकर अपना जो आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी जो रेडियो है उसका भी जो ज्ञान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ज्ञानवाणी ऐसा ही रेडियो चैनल है। अब दूसरा है, देखो जो सुनने वाले जो चीजें हैं, श्रव्य जो साधन है उसमें देखिए टेप रिकॉर्डर है। दूसरा टेप रिकॉर्डर, इसमें क्या होता है, कोई भी जो भाषण या जो अच्छा विद्यार्थियों के लिए कुछ भी लेसन प्लान से संबंधित कोई जानकारी है उसको रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को हम कक्षा में सुना सकते हैं, विषय संबंधी जानकारी। ठीक है, रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों को तभी सुना जा सकता है जब प्रसारण हो रहा होता है। ठीक है, परंतु श्रव्य साधन के रूप में ऐसे साधन का उपयोग सामाजिक अध्ययन में अधिक प्रभावशाली हो सकता है, जिसके द्वारा जिस समय जिस प्रकार के प्रकरण संबंधित ज्ञान की आवश्यकता हो वह तुरंत सुनने को मिल जाए। यानी जब आपको चाहे जिस टॉपिक पर ये वही बात क्लास में आ गई तो हम क्या है तुरंत ही जो टेप रिकॉर्डर है, अगर हमने उसके अंदर कोई रेडियो की जो वार्ता है वो या फिर कोई लेसन संबंधी कोई जानकारी है वो रिकॉर्ड करके रखी होती है तो हम तुरंत ही बच्चों को उस समय सुना सकते हैं, हमें रेडियो की आवश्यकता उस वक्त नहीं होती। टेप रिकॉर्डर इसमें बहुत उपयोगी होता है। इस पर रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम विभिन्न व्यक्तियों के साक्षात्कार, प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से संबंधित ध्वनियां, गोष्ठियां, परिचर्चाओं का विवरण, भाषण तथा प्रवचन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। चित्र, चार्ट, स्लाइड आदि के प्रदर्शन के समय विवरण देने के लिए भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवाज रिकॉर्ड हो जाती है और वो आवाज विद्यार्थी को हम जब चाहे सुना सकते हैं। तीसरा है डीवीडी प्लेयर। इसमें कैसेट के स्थान पर सीडी का प्रयोग किया जाता है। इसका भी शिक्षण में प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। यानी जो सीडी जो डीवीडी आते हैं उनके अंदर जो आवाज हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, विद्यार्थियों को डीवीडी द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। विभिन्न समस्याओं पर आयोजित वार्ताएं, भाषण तथा नाटकों आदि की सीडी तैयार कर आवश्यकता अनुसार शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। हम उनके बच्चों को आवाज सुनाकर भी डीवीडी से पढ़ा सकते हैं। चलचित्र या फिल्म, इसके अंदर हम जैसे जो भी फिल्में होती है वो भी दिखा सकते हैं शैक्षणिक, और साथ में जो डिस्कवरी चैनल से संबंधित जो जानकारी है विद्यार्थियों को दी जाती है कि भाई आप फिल्म डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं और उसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित जानकारी भी आप ले सकते हैं। देखिए जो लोकसभा से संबंधित जानकारी है तो आप लोकसभा जो चैनल है उससे ले सकते हैं, राज्यसभा चैनल से भी राज्यसभा के बारे में जानकारी मिल जाती है। वो क्या है, एक तरह से चलचित्र या फिल्म के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसका प्रदर्शन दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस साधन में किसी फिल्म को जब प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है तब दृश्य के साथ साथ फिल्म पर रिकॉर्ड की गई संबंधित आवाज भी सुनाई देती है। यानी चित्र के साथ हमें आवाज भी सुनाई देती है। इनके प्रदर्शन से वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति को बहुत ही सहज बनाया जा सकता है। सामाजिक शिक्षण में भूतकाल की घटित घटनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से संबंधित समस्याओं, समसामयिक घटनाओं की प्रक्रिया तथा प्रभाव को प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। यानी जो बच्चे हैं देखकर और सुनकर दोनों अगर काम एक साथ होते हैं तो जल्दी याद उनको होता है, इसलिए जो फिल्म का जो प्रयोग है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। वीडियो, वर्तमान समय में देखो वीडियो का
एक बहुत ही सशक्त एवं प्रभावशाली दृश्य श्रव्य साधन और उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 3 प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। टेलीविजन की दृश्य प्रस्तुति के लिए वीडियो कैसेट, इसमें देखने और सुनने की सामग्री की टेप होती है, तथा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर। वीसीआर से रिकॉर्डिंग तथा दृश्य की प्रस्तुति दोनों संभव होता है, जबकि वीसीपी से केवल रिकॉर्ड किए गए दृश्य की सजीव प्रस्तुति संभव होती है। सामाजिक अध्ययन के लिए बाजार से कैसेट खरीदे जा सकते हैं। CERTC डाइट आदि ने शैक्षिक कैसेट तैयार किए हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार अपने समय में इनका प्रयोग कर सकता है। वर्तमान समय में देखो लैपटॉप आ गया है, लैपटॉप से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और चलचित्र चला भी सकते हैं और विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। यानी जो आपको वीसीआर और वीसीपी है इनका, और जो कैसेट है उसका, टेप है उसका प्रयोग नहीं करना पड़ता। सारा क्या है, डिजिटल हो चुका है। आप लैपटॉप से भी आराम से पढ़ा सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर की गिनती सबसे अधिक विकसित दृश्य श्रव्य साधनों, शिक्षण साधन है, उनमें साधनों और उपकरणों में की जाती है। यानी जो सबसे ज्यादा विकसित है कौन सा है, आपका कंप्यूटर है, जिसमें पीपीटी, वीडियो सब कुछ चल सकता है। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन की भांति कंप्यूटर का उपयोग भी सुविधापूर्वक कर सकता है। अब तो कंप्यूटर शिक्षण भी क्या अनिवार्य हो गया है। विद्यालयों में भी इन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे विद्यार्थी स्वयं प्रयत्नों से खेल में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कंप्यूटर अब क्या है, अनिवार्य हो गया है। अगला है टेलीविजन। रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर के द्वारा तो केवल सुनकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उपग्रह सेवा, जो सैटेलाइट सेवा है, ने आज दूरदर्शन कार्यक्रमों का जो प्रसार क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक बना दिया है। इससे प्रसारित देश विदेश के समाचार, सामयिक विषयों पर आयोजित परिचर्चाएं, गोष्ठियां, वार्ताएं, साक्षात्कार, संगीत, नृत्य, साहित्य एवं सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, कृषि कार्यक्रम है, महिला जगत, घर परिवार संसद की प्रक्रिया आदि कार्यक्रमों का सामाजिक अध्ययन शिक्षण में बहुत क्या है, महत्व है। इन सबको हम कहाँ से देख सकते हैं, केवल टीवी के द्वारा ही आसानी से विद्यालयों में दिखा सकते हैं विद्यार्थियों को। सामाजिक अध्ययन शिक्षक इन प्रसारणों से संबंधित अनुसरण कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को अधिगम अनुभव में सहयोग कर सकते हैं। यानी जो टीवी है वो बच्चों को एक टीवी रूम में जाकर दिखा सकता है और विद्यार्थियों को आसानी से वो शिक्षण जो टॉपिक है वो आसानी से उनको समझ में आ जाता है। अगला देखिए कठपुतली का खेल, पुपेट शो। इसमें देखिए कठपुतली का खेल भी इस श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें मंच पर कठपुतलियां दिखाई देती है, परंतु पीछे संचालक पात्रों के अनुसार आवाज बदलकर बोलता है। यानी जो उनको चलाता है वो आवाज बदल कर बोलता है। और ये क्या है, बहुत ही मनोरंजक होता है विद्यार्थियों के लिए। छात्र में से बहुत क्या है, रुचि लेते हैं। सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, बीमारियों, भौतिक पर्यावरण की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों का समाज पर प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव आदि से संबंधित जो विषय वस्तु है बहुत ही सरलता से छात्रों के सामने रख सकता है, तथा जो समस्या समाधान भी बता सकते हैं। यानी जो एक तरह से ये बच्चों के लिए गुड्डा गिड्डी का खेल हो जाता है और बच्चे इसको आसानी से देखते भी हैं और उनके समझ में भी आसानी से आ जाता है। तीसरा है क्रियात्मक साधन, एक्टिव एड्स। यानी पहला है उसमें नाटक था, ठीक है, ड्रामेटाइजेशन। इसके अंतर्गत नाटक, ड्रामे, जुलूस, मूक अभिनय, अनुकरण आदि क्रियाएं आती हैं। यानी विद्यार्थी क्या नाटक द्वारा सीख सकते हैं, जुलूस निकालते हैं, मूक अभिनय करते हैं, अनुकरण करते हैं। इनके आयोजन से छात्रों को कल्पना तथा अभिव्यक्ति का अवसर मिलते हैं। इनमें भाग लेने से रुचि, मौलिकता तथा पहल की शक्ति का विकास विद्यार्थियों में होता है, ठीक है। इससे बालकों को नियोजन, संगठन तथा योजना पूर्ति का अवसर मिलता है। नाटकीयता, सरल हो तथा सारी प्रक्रिया में शैक्षणिक महत्ता की सर्वोच्चता दी जाए। यानी जो नाटक है वो आसान हो और बच्चे क्या शिक्षा संबंधी जो जानकारी है वो ज्ञान प्राप्त कर सके, ये हमारा लक्ष्य होता है नाटक का। दूसरा है देखो स्कूल का जो संग्रहालय है, स्कूल म्यूजियम। सामाजिक अध्ययन के छात्रों को देश के बड़े बड़े अजायब घर यानी जो संग्रहालय देखने से छात्रों को बहुत ही लाभ मिलता है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपने सुव्यवस्थित भूतकाल पर प्रकाश डालने वाला संग्रहालय होना चाहिए। कैसे स्कूल का विकास हुआ, कौन कौन से प्रिंसिपल रहे, कौन कौन से अध्यापक रहे,
ठीक है, क्या क्या छात्रों ने किया, उनकी जो गतिविधि है, पुराने छात्र क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए स्कूल का भी क्या है, म्यूजियम, अजायब घर होना चाहिए। इसके लिए छात्रों तथा अध्यापक दोनों को विद्यालय के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय के संग्रहालय में चित्र, चार्ट, नक्शे, ग्राफ, आकृतियां, सिक्के, यंत्र, टिकट, वेशभूषा, शस्त्र, पत्र पत्रिकाएं, रिकॉर्ड, हस्तलेख तथा स्तंभ इत्यादि एकत्रित करके विषय अनुसार वर्गीकृत कर रखना चाहिए। इन्हें कक्षा में ले जाकर दिखा भी सकते हैं अथवा छात्रों को संग्रहालय में लाके दिखा सकते हैं। एक तरह से ये क्या होगी, सामाजिक जो अध्ययन है उसकी लैब हो सकती है। जैसा चित्र में दिख रहा है, एक डॉक्टर है, यानी विशिष्ट व्यक्तियों को आगमन, रिसोर्स विजिटर्स, यानी जो सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थियों के लिए समाज के जो विशिष्ट व्यक्ति जैसे डॉक्टर, बैंक मैनेजर, सरपंच, पोस्ट मास्टर, स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर, इलाके के MLA आदि को बुलाकर भाषण दिलवाया जा सकता है। वे अपने भाषण में छात्रों को अपने कार्य तथा समाज के विकास में अपना योगदान बता सकते हैं। इसलिए जो विद्यार्थियों को उनकी जो वास्तविक जो जानकारी वो मिल पाती है। शैक्षिक पर्यटन है वो भी क्या है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, जिससे जो विद्यार्थी स्कूल से बाहर जाकर जो वास्तविक वातावरण में वो चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। इसके आयोजन एजुकेशनल टूर है। इसके आयोजन से सामाजिक जीवन की कुशलताओं के साथ साथ नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, समीक्षा करना आदि भी छात्र सीखते हैं। सामाजिक अध्ययन में शैक्षिक पर्यटन के माध्यम से छात्रों को वर्तमान तथा भूतकाल की वास्तविक वस्तुओं, मकानों, स्थानों की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यानी जो पुरानी जो चीज़ें हैं, किले हैं, महल है, उनके बारे में विद्यार्थी वास्तविक रूप में जाकर पता लगा सकते हैं। फिर 5वां त्योहारों, मेलों तथा राष्ट्रीय दिवसों को मनाना, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एंड नेशनल डेज। इनके मनाने से छात्रों को काफ़ी लाभ होता है। छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न होती है, वे उस त्योहार, मेलों, राष्ट्रीय दिवसों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करते हैं। इस जानकारी में उनको उसके बारे में ज्ञान हो जाता है और वो प्रसन्नचित्त होते हैं, उत्साहित होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।